गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की थर्ड क्लास है। साझेदारी चैप्टर आपका चैप्टर देखिए क्लास भी आपकी थर्ड। क्लास कौन सी आपकी? थर्ड। तो देखेंगे हम यहाँ पर कल जो क्वेश्चन किए थे उसके आगे के क्वेश्चन, शायद हमारी 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 5 कल हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आज है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ देखेंगे। अन्वेष और अनुराग एक फर्म में साझेदार हैं जो उनका लाभानी अनुपात क्रमशः 3/5 और 2/5 है। इस फर्म में विवेक नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। नया साझेदार कौन है यहाँ पर? विवेक। और उसका लाभांश 1/4 है। नया लाभानी अनुपात बताइए यदि विवेक अपने लाभ का भाग अन्वेष और अनुराग से बराबर बराबर पाता है। तो देखो सवाल में क्या बोला है कि जो नया साझेदार है वो अपने लाभ को अन्वेष और अनुराग से कैसा लेता है? बराबर बराबर लेता है। तो इनका लाभानी अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे कि हमारे साझेदार कौन है? अन्वेष और अनुराग। तो यहां पर अन्वेष व अनुराग का लाभानी अनुपात। देखो क्या दिया हुआ है। अन्वेष और अनुराग का लाभानी अनुपात 3/5 और 2/5, मतलब 3:2 है। कितना दिया हुआ है? 3:2। 3/5 और 2/5 मतलब क्या हुआ? 3:2। नया साझेदार, नए साझेदार विवेक का भाग नए साझेदार विवेक का भाग, और विवेक का भाग कितना दिया हुआ है? 1/4 देंगे यहाँ पर। 1/, नए साझेदार विवेक का भाग कितना दिया हुआ है? 1/4। अब सवाल में क्या कहा गया है कि जो नया साझेदार है विवेक, वो अन्वेष और अनुराग से बराबर बराबर लेता है। कितना है? देखो लिखा ना, अन्वेष और अनुराग से कैसा ले रहा? बराबर बराबर पाता है। इसका मतलब है कि यदि विवेक को 4 रुपए मिल रहे हैं तो 2 रुपए अन्वेष से ले रहा है और 2 रुपया किससे ले रहा है? अनुराग से ले रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर लिखेंगे विवेक प्रत्येक साझेदार से, देखो विवेक जो है वो प्रत्येक साझेदार मतलब अन्वेष और अनुराग से कितना लेगा? 1/4 का 1/2। ठीक। विवेक का भाग कितना है? 1/4। विवेक का भाग कितना है? 1/4। तो विवेक 1/4 का मतलब अपने भाग का आधा। 2 साझेदार हैं इसलिए 1/2 आएगा। यदि 3 साझेदार होते तो 1/3, 4 साझेदार होते तो 1/4, 5 साझेदार होते तो 1/5। ठीक, तो बराबर बराबर निकलता है। तो यहां पर देखो कितने साझेदार हैं? 2, इसलिए अपन क्या करेंगे? 1/4 का आधा निकालेंगे, 1/2। तो जब का होता है बीच में तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा। तो गुणा का मतलब क्या होता है? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हम गुणा करेंगे। तो यहां पर देखेंगे 1 एकम 1 और 4 दूनी 8। तो विवेक जो है प्रत्येक साझेदार से 1/8 भाग लेगा। मतलब अन्वेष का भाग 1/8 कम हो जाएगा और अनुराग का भाग भी 1/8 कम होगा। तो यहां पर हम लेंगे अन्वेष का नया भाग। पहले कितना था वो हम देख लें। तो पहले ये लिखा हुआ है अन्वेष का पहले कितना भाग दिया था? 3/5। तो यहां लेंगे हम 3/5।
5, इसमें से माइनस कितना करेंगे 1/8। तो हमने आपको बताया कि जब भी हम लघुत्तम लेंगे तो छोटी संख्याएं हैं गुणा करके आप लघुत्तम ले लें, इससे आपका सवाल इजी हो जाता है। तो कितना आएगा 8 पंचे 40, गुणा करके लघुत्तम जब भी ले तो फिर हमें तिर्यक गुणा करना है। तो गुणा करेंगे आप 8 3 24 और 5 एकम 5, 24 में से 5 माइनस कर दो तो कितना बचा 19, 19/40, ये आ गया आपका अन्वेष का नया भाग। ऐसे हम किसका निकालेंगे अनुराग का, क्या लिखेंगे अनुराग का नया भाग। पहले कितना था ये लिखा हुआ है 2, तब 2/5, तो यहाँ पर 2/5 में से माइनस करेंगे, विवेक कितना ले लेगा 1/8, दोनों साझेदारों से बराबर ले रहा है, कितना कितना ले रहा है 1/8, तो दोनों का भाग 1/8 कम हो जाएगा। अनुराग का भी, यहाँ पर भी हमें क्या करना है दोनों का लघुत्तम लेना, 8 और 5 का लघुत्तम हमने बताया जैसे कि गुणा करके लघुत्तम लेंगे, इजी पड़ेगा आपको। तो 8 पंचे 40, जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो फिर हम संख्याओं का तिर्यक गुणा करेंगे, क्या होगा 8 दूनी 16 माइनस 5 एकम 5, तो कितना बचेगा 11/40। ये किसका भाग आ गया अनुराग का। अब लेंगे हम अन्वेष अनुराग व विवेक का लाभ हानि अनुपात। तीनों का हम लाभ हानि अनुपात देखेंगे। तो पहले का कितना है देखो अन्वेष का, ये दिया 19/40, अनुराग का कितना दिया हुआ है 11/40, और विवेक जो नया साझेदार उसका कितना दिया है 1/4, विवेक का कितना दिया हुआ है 1/4 अनुपात 1/4। अब सभी के हर हमें क्या करना पड़ते हैं समान, इसके बटे में 4 है, पहले 40 है पहले वाले के बटे में, दूसरे के में भी 40 और तीसरे के में कितना है 4, सबके हर समान करना है। तो हम 4 को 40 में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 में हम कितने का गुणा करें कि 40 हो जाए 10 का, तो यहाँ पर 10 का हम ऊपर भी करेंगे और 10 का नीचे भी, गुणा कर दो आप तो कितना आ जाएगा 19/40 पहले का, दूसरे का 11/40 और तीसरे का 10 एकम 10, 10/40। अब सबके हर समान हो गए, हर को अलग कर दो तो आपके पास बचेगा क्या 19/11/10। अब इससे छोटा ये हो नहीं सकता है, किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, तो ये आपका लाभानी अनुपात यही कहलाएगा आपका 19/11/10, एक बार है ना। अब निकालना क्या था हमें सिर्फ लाभानी अनुपात, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकालना। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आवासा 3 साझेदार है, उनका लाभानी अनुपात 3:2:1 है। उन्होंने दा को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। दा अपना भाग तीनों साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है, साझेदारों का नवीन अनुपात बताइए। तो इसमें भी वही कंडीशन है जो विवेक वाली है, लेकिन साझेदार यहाँ पर कितने हैं 3। यहाँ लिखेंगे हम आ बा तथा सा का लाभानी अनुपात। तीनों साझेदारों का लाभानी अनुपात कितना दिया वो हम चेक करते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3:2:1, तीनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2:1। तो यहाँ लिख देंगे हम इनका अनुपात 3:2:1। अब सवाल में देखेंगे हमारा नया साझेदार कौन है विवेक, सॉरी दा, नया साझेदार कौन है दा, और उसका लाभ हानि अनुपात कितना दिया हुआ दा का 1/4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में नए साझेदार दा का भाग कितना है 1/4।
नए साझेदार दा का भाग कितना 1/4। अब जो नया साझेदार है वो तीनों से कैसे ले रहा है, बराबर बराबर भाग ले रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि दा प्रत्येक साझेदार से से 1/4 का अपने भाग का 3 बराबर हिस्सा करेगा, मतलब 1/3। पहले कितने थे, 2 साझेदार, इसलिए अपन ने 2 हिस्से किए थे, 1/2 आधे आधे। यहाँ पर कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं, तो 1/4 का हम 1/3 लेंगे। ठीक। अब का मतलब क्या होता है, गुणा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो 1 एकम 1 और 4 3 12। तो नया साझेदार जो दा है वो प्रत्येक साझेदार से 1/12 भाग लेगा। इसका मतलब ये है कि सभी साझेदार के 1/12 भाग घट जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे आ का नया भाग पहले कितना था, ये लिखा है 3/6। पहले कितना था, 3/6। इसमें से माइनस कर दो, कितना माइनस करेंगे हम, 1/12। इनका लघुत्तम चाहो तो आप गुणा करके ले लो, या फिर आप क्या करो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो। तो 6 का भाग देखो 12 में जा रहा है ना, 6 दूनी 12। तो जब हम इस तरीके से लघुत्तम लेंगे, देखो 6 दूनी 12, 12 में 6 का भाग जा रहा है, इसलिए लघुत्तम हमने क्या ले लिया, 12। अब क्या करना अपन को, 6 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12। जो भागफल आया उसका ऊपर हम 3 में गुणा कर देंगे अंश में, तो 2 3 6 माइनस 12 एकम 12 और 1 एकम 1, तो कितना आ गया, 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5/12। देखो यहां पर यदि आपको समझ में ना आया तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए हमने बोला ना गुणा करके लेंगे लघुत्तम, वो इजी पड़ता है। तो कैसे, 6/3/6 माइनस 1/12 लिखा हुआ, तो हम इनका लघुत्तम ले लेंगे गुणा करके, 12×72। जब भी गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, कितना आएगा, 12×3 36, 6 एकम, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 30/72। ठीक, कितना बचा आपके पास, 30/72। अब इसको आप काटोगे, कितने से काट दोगे, 6 से, तो कितने बार जाएगा, 6 पंची 30, कितने बार गया, 5, यहाँ पर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया आपके पास, 5/12। ऐसे तो गुणा करके जब लघुत्तम लेते हैं तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है, और इस तरीके से जो एक्चुअल लघुत्तम लेते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है भाग। फिर भी अपन इसी को लेते हैं अब इस बार। दूसरा, पा का नया अनुपात, फिर से बा का कितना दिया है, 2/6, इसमें से माइनस कर दो, दा कितना ले रहा है, 1/12। सभी साझेदारों से 1/12 भाग ले रहा है, मतलब सभी का 1/12 भाग घट जाएगा। तो लघुत्तम इनका कितना आएगा, 12×72। सॉरी, अपन ने लघुत्तम गुणा करके नहीं लिया है। एक और ध्यान रखना, यदि ऊपर वाले अनुपात निकालते समय आपने गुणा करके लघुत्तम नहीं लिया है तो नीचे भी ऐसे ही करना है जैसे ऊपर किया। ऐसा नहीं कि ऊपर गुणा करके लघुत्तम ले लिया और नीचे बिना गुणा की लिए हो। ऊपर अपन ने कितना लघुत्तम लिया, 12, तो नीचे भी कितने लेंगे अपन, 12 लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों वही संख्या है। तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 12 एकम 12 और 1 एकम 1, तो कितना आ जाएगा, 3/12। तीसरा, सा का नया अनुपात, सा का नया अनुपात, पहले का पुराना अनुपात कितना है इसका, 1/6, इसमें से माइनस कर दो 1/12। दा जो नया साझेदार है वो सा से भी कितना लेगा, 1/12। इनका लघुत्तम लेंगे हम तो कितना आएगा, 12। कितना ले लेंगे अपन, 12 लघुत्तम। अब वही करना अपन के लिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, सॉरी 12 अपन ने लघुत्तम वैसे तो लिया नहीं है गुणा करके, तो तिर्यक गुणा नहीं करेंगे। क्या करना पड़ेगा अपन को, 6 दूनी 12,
2 एकम 2 माइनस 12 एकम 12, 1 एकम 1, कितना बचेगा यहाँ पर 1/, ये बचे। यहाँ लिखेंगे हम आ बा सा तथा दा का नया अनुपात, या इसको लिख देंगे हम दा का लाभ हानि अनुपात। लाभ हानि, देखो आ का कितना है जी लिखा 5/12, आ का कितना दिया है 5/12, यहाँ लिख देंगे 5/12। ठीक, दूसरे साझेदार का कितना दिया, ये दिया है, कितना दिया है 3/12। तीसरा साझेदार जो सा है उसका कितना अनुपात दिया है 1/12, और लास्ट जो नया साझेदार है उसका भाग कितना था ये लिखा हुआ 1/4, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/4। सबके हर समान होना चाहिए, इन सबके बटे में क्या है 12, तो आखिरी वाले के बटे में भी कितना होना चाहिए 12। तो 4 में हम कितने का गुणा करें कि 12 हो जाए, 3 का। तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतने का ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 ऊपर और 3 नीचे, तो यहाँ लिखेंगे हम 5/12, 3/12, 1/12 और 3 एकम 3, 3/12। अब देखो सभी के हर क्या हो गए समान, तो हम हर को अलग कर देंगे, बाकी का बचा हुआ आपका अनुपात निकलेगा। तो 5:3:1:3, तो यही आपका क्या कहलाना नया लाभ हानि अनुपात। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इस वाले पोर्शन को हमने आपको एक्स्ट्रा करके बता दिया कि इसको अपन कैसे कर सकते हैं, बिना लघुत्तम लिए, मतलब गुणा करके लघुत्तम लेके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन किए हुए। देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सा 8वां क्वेश्चन। बैटरी बैटरी बैटरी, हाँ चल, मक्खी को करके चलिए। चल देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां, क्या लिखा हुआ, अमित तथा बीना एक फर्म में साझेदार थे तथा 3:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन बांटते हैं। उन्होंने लाभ के 1/6 भाग के लिए चमन को नया साझेदार बनाया। चमन ने अपने भाग का 2/5 भाग अमित से प्राप्त किया। तो चमन ने बीना से कितना भाग प्राप्त किया ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कौन कौन साझेदार, अमित तथा बीना 3:1 के साझेदार। अमित तथा का लाभ हानि अनुपात, इनका अनुपात दिया है 3:1। अमित तथा बीना का लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है 3:1। नया साझेदार कौन है चमन, तो चमन का भाग कितना है 1/6, यहाँ लिखेंगे। नए साझेदार चमन का भाग 1/, ठीक, नए साझेदार का भाग दिया चमन का 1/6। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हमने, चमन ने अपने भाग का 2/5 भाग अमित से प्राप्त किया। चमन ने क्या किया, जो उसको भाग मिलना था उसका 2/5 किससे ले लिया, अमित से। तो बचा हुआ भाग उसने किससे लिया है, वो पूछ रहे हैं चमन ने बीना से कितना भाग प्राप्त किया, अपन को ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2/5, चमन ने अपने भाग का 2/5 भाग अमित से प्राप्त किया, यहाँ पर लिखेंगे हम। चमन
बीना से प्राप्त करेगा या लेगा। देखो चमन का कुल भाग कितना था, 1/, चमन का कुल भाग कितना था, 1/6। इसमें से हम माइनस कर देंगे जितना भाग उसने अमित से प्राप्त कर लिया, तो अपन क्या कर दो, माइनस। ठीक, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि कुल भाग में से 1/6 में से अमित से कितना प्राप्त किया उसने, 1/6 का 2/5 कितना प्राप्त किया। देखो आप यहां पर ये लिखा है, चमन ने हम अपने भाग का मतलब 1/6 का 2/5 भाग अमित से प्राप्त किया, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके भाग का मतलब अमित के 1/6 का हम कितना निकाला, 2/5, कुल भाग में से हम माइनस कर लेंगे। 1/6 माइनस करेंगे हम यहाँ पर, 2 एकम 2 और 6 पंची 30, कितना माइनस करेंगे, 2/30। अब यहाँ पर क्या करना हमारे लिए, लघुत्तम लेंगे, 30 ले लेंगे। हमने बताया था ना, बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे, यदि भाग जा रहा है तो बड़ी संख्या को ही हम लघुत्तम मान लेते हैं। तो 30 में 6 का भाग जा रहा है, इसलिए लघुत्तम क्या आ जाएगा आपका, 30। 6 पंची 30, 5 एकम 5, कितना आ गया, 5। 30 का भाग 30 में देंगे तो 30 एकम 30, 2 एकम 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। मतलब कितना बचेगा यहाँ पर, 3/30। यदि आप काट दोगे 3 से तो कितना आएगा, 1/10। इसका मतलब है कि जो चमन है वो बीना से 1/10 भाग प्राप्त करे, मतलब 1/10 भाग वो लेगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8वां था। इसके बाद देखेंगे अपन अगला, क्या लिखा हुआ है, आ बा सा एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने दा को 1/9 भाग के लिए साझेदार बनाया। यह तय किया गया कि आ अपना मूल भाग रखेगा, नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात की। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ अपना मूल भाग रखेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप नए साझेदार को दोगे उसी समय आप आ को भी दे दोगे, फिर बचा हुआ भाग जो है वो हम बा और सा में उनके पुराने अनुपात में बांटेंगे। ये वाली कंडीशन है यहाँ। ठीक, तो हम लेंगे फिर से आ बा तथा सा का लाभ हानि अनुपात, 4:3:2। आवासा का लाभ हानि अनुपात कितना दिया है, 4:3:2। नए साझेदार का भाग कितना है, 1/9। तो नए साझेदार का भाग कितना दिया, 1/। अब हमने आपके लिए बताया था, देखो सवाल में ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि नया साझेदार जो दा है उसको कौन कितना दे रहा है, या फिर दा आ बा सा से कितना कितना ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। जब पुराने साझेदारों का लाभ हानि अनुपात दिया हो और नए साझेदार का भाग दिया हो और कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब कंडीशन कौन सी लगती है, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहेंगे, ये वाली कंडीशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नए साझेदार को दे देते हैं और बचा हुआ भाग हम पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि जो आ है वो अपना मूल भाग रखेगा, इसका मतलब आ को भी हम नए साझेदार के साथ दे देंगे, फिर जो बचेगा उसको हम शेष साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम आ एवं दा को, आ एवं दा को, आ का भाग कितना है, ये लिखा है 4/।
प्लस दा का भाग कितना है 1/9। तो क्या लिखा हमने, आ एवं दा को 4/9 और 1/9 दोनों को टोटल करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्योंकि दोनों के बटे में 9 है, मतलब हर समान है। यदि हर समान होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं ऊपर की संख्या को। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, मतलब 5/9 भाग देने के बाद शेष। ठीक है, आ एवं दा को 5/9 भाग देने के बाद शेष कितना बचा। तो हमने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था कि 5 में हम कितना जोड़ दें कि वो 9 के बराबर हो जाए। हर के समान करना पड़ता है, जितना हर में दिया है बटे में उसी संख्या के बराबर हमें ऊपर वाली संख्या करना होती है। ठीक, तो 5 में हम कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए 4। तो 4 ऊपर आएगा और नीचे कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब है कि 5/4 5/9 भाग देने के बाद शेष कितना बचा 4/9। क्या है आपका 4/4। तो अब यहां पर लेंगे हम पा का भाग। पा को कितना मिलेगा शेष का 4/9 का, पहले जितना मिल रहा था उतने, पहले कितना मिल रहा था। अब आ को अलग कर दो तो बचा कौन सा, बा और सा किस अनुपात में बचे 3:2। तो बा का कितना आएगा 3/5। कितना आ जाएगा 3/5। 3:2 लेंगे हम बा और सा का। तो 3 और 2 कितने हो गए 5। तो का मतलब होता है गुणा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो 4×3 12, 9×5 45, कितना आ गया। ऐसे इसका निकालेंगे हम सा का भाग। सा को भी शेष का मिलेगा और शेष कितना बचा है 4/9। 4/9 का पहले कितना मिलता था सा को 2/5। 2/5 निकालेंगे हम, 2/5। 4×2 8 और 9×5 45 आ जाएगा 8/45 जी बा का भाग। अब यहां लिखेंगे हम आ बा सा तथा दा का लाभानी अनुपात। आ बा सा तथा दा का लाभानी अनुपात। तो आ का भाग कितना है 1/9। नहीं, आ का कितना दिया 4/9, ये लिखा 4/9 अनुपात। बा का कितना निकला, बा का भाग ये लिखा है 12/45। आ का कितना दिया है 4/9 क्योंकि उसका मूल भाग रखना था। बा का कितना दिया है 12/45। सा का कितना दिया 8/45। 8/45 और नए साझेदार का भाग कितना है 1/। सभी के हर समान करना है, सबके बटे में हम 45 कर दें। 2 के बटे में है 2 में और कर दो। तो 9 में कितने का गुणा करें कि 45 हो जाए 5। तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतने का ऊपर, 5 का ऊपर और 5 का नीचे। यहाँ पर भी 5 का ऊपर और 5 का, 5 को 20, 20/45, 12/45, 8/45 और 5 एकम 5, 5/, जिनका अनुपात हर समान हो गए। तो हम 45 मतलब जो हर है उसको अलग कर देंगे। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 20:12:8:5। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब यही आपका नया लाभानी अनुपात है सभी का। अब हमें क्या निकालना है, साथ में त्याग अनुपात भी निकालना है। देखो सवाल में कहा गया है कि त्याग अनुपात, ये वाला आ गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, त्याग अनुपात निकालना है। तो यहां लिखेंगे हम त्याग अनुपात बराबर। तो त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो यहां लिखेंगे हम पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराने अनुपात में से हम नया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा त्याग अनुपात। अब त्याग किया भी किसने, दो लोगों ने।
एक बा ने और दूसरा सा ने, इसके अलावा किसी ने नहीं किया। तो हम निकालेंगे पहले बा का त्याग। बा का पुराना भाग देखेंगे हम। पुराना भाग बा का कितना था? 3/9। कितना था? 3/। इसमें से माइनस कर देंगे नया, और नया कितना है लिखा है 12/45। माइनस करेंगे 12/। इनका लघुत्तम, हमने बोला ना बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो 9×45, 45 में 9 का भाग जा रहा है, इसलिए लघुत्तम भी हम कितना लेंगे 45। 5 नाम 45 और 5×3 15 माइनस 45 एकम 45, 12 एकम 12। जो भागफल आता है उसका हम ऊपर गुणा कर देते, तो कितना बचा? 15 में से 12 माइनस कर दो, 3/45। ऐसे हम सा का निकालेंगे, सा का त्याग। इसका भी पुराने अनुपात में से हम नया अनुपात घटाएंगे, तो पुराना अनुपात देखो कितना लिखा है, ये लिखा 2, मतलब 2/9। यहाँ माइनस करेंगे हम 2/9 में से माइनस कर देंगे नया अनुपात, तो नया अनुपात कितना है सा का? 8/45। यहाँ पर लेंगे हम 8/45। फिर से वही लघुत्तम, पहले हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, यदि भाग चला जाता है तो बड़ी संख्या ही आपका लघुत्तम होती है। तो 9×45, 45 में 9 का भाग जा रहा है, इसलिए लघुत्तम कितना आएगा 45। अब 9×45, जो 5 आया उसको अपन ऊपर गुणा कर देंगे 2 में, 2×5 10, 10 माइनस। अब 45 का भाग हम 45 में देंगे, तो 45 एकम 45, एक आया उसका हम ऊपर 8 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 8 एकम 8। बचा कितना? 2/45। मतलब त्याग अनुपात जो है पहले का कितना है 3/45, दूसरे का 2/45। दोनों के हर समान है 45 है, तो हम उसको अलग कर देंगे, तो बचेगा कितना अपने पास 3:2। 3:2 में 45 अलग कर दिए, इससे छोटा हो नहीं सकता, यही आपका त्याग अनुपात कहलाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कि आपका त्याग अनुपात कितना है। तो देखो क्या आ गया आपका, बा और सा का त्याग अनुपात 3:2। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब कुछ चीजें हम थ्योरी से संबंधित हैं वो देखें। देखो क्या लिखा हुआ है, नोट, नया साझेदार प्रवेश के पश्चात समय, यहाँ पर जब नया साझेदार प्रवेश लेता है तो प्रवेश के समय पूंजी की रकम व्यापार की संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने हेतु देता है। हमने बताया था आपको कि जब साझेदारी फर्म में कोई साझेदार प्रवेश लेता है तो वो 2 बैग भर के पैसा लाता है। कितने बैग भर के पैसा लाता है? जिसमें से एक बैग क्या होता है छोटा और एक क्या होता है बड़ा, दोनों में पैसे रहते हैं। जो बड़ा बैग वो पैसा भर के देता है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? पूंजी। ठीक है, बड़े बैग में मतलब जो ज्यादा पैसा लेके आता है वो क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। और पूंजी जो है वो किस लिए देता है साझेदार? व्यापार की संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने के लिए देता है। तो जब साझेदार पूंजी का पैसा देता है, व्यापार की संपत्ति में उसको क्या हो जाता है? अधिकार प्राप्त, मतलब व्यापार की संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता है। जब वो ख्याति का पैसा देता है, कम पैसा जो देता है वो किस लिए देता है? ख्याति के लिए। तो ख्याति के लिए जो पैसा देता है तो उससे उसको क्या मिलता है? व्यापार के लाभ में हिस्सा। यहाँ पर लाभ में भाग मिल जाता है उसको। वो यहाँ पर बताया गया कि नया साझेदार प्रवेश के समय पूंजी की रकम व्यापार की संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने हेतु देता है, और ख्याति की रकम लाभ में हिस्सा प्राप्त करने हेतु देता है। ठीक है, पूंजी की रकम किस लिए देता? व्यापार की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए। और ख्याति की रकम
व्यापार के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए देता है। ख्याति की रकम को पुराने साझेदार में त्याग अनुपात में बांट दी जाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। ये ख्याति की राशि जो नया साझेदार लेके आता है उस राशि पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? पुराने साझेदारों को। तो पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि को हम त्याग अनुपात में बांट देते, मतलब उनको दे देते। ठीक है, आगे अब लिखा हुआ है नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाने वाली मुख्य प्रविष्टियां। जब साझेदार प्रवेश करता है तो कुछ प्रविष्टियां की जाती हैं, जैसे वो पूंजी का पैसा लेके आता उसकी प्रविष्टि, ख्याति का पैसा लेके आया नया साझेदार तो उसकी प्रविष्टि करेंगे। पुराने साझेदारों को हम ख्याति की राशि बांटते हैं, विभाजन की प्रविष्टि होगी। पुराने साझेदार यदि ख्याति की राशि फर्म से निकाल लेते हैं तो उसकी भी प्रविष्टि होगी। तो यहां पर देखेंगे हम पहला, पूंजी व ख्याति की राशि नगद लाने पर। जब नया साझेदार ख्याति और पूंजी की राशि नगद लाता है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? रोकड़ खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाते से और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से प्रविष्टि होगी। क्या होगी? रोकड़ खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाते से और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से, ये वाली प्रविष्टि होती है। ये प्रविष्टि आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। दूसरा, अब क्या होता है? ख्याति की राशि, मतलब जो नया साझेदार ख्याति की राशि लेके आया है उस ख्याति की राशि को हम त्याग अनुपात में पुराने साझेदारों में बांट देते, तो उसके विभाजन की प्रविष्टि होगी। तो जो क्या लिखा? ख्याति की राशि त्याग अनुपात में बांटने पर। किसको बांटते हैं? पुराने साझेदारों को। तो पुराने, यहां पर लिखेंगे ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट। क्या बांट रहे हैं हम? ख्याति। तो ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट, और जब हमें साझेदारों को देना होता है तो उनके पूंजी खाता हम क्या करते हैं? क्रेडिट, और लेना होता है तो पूंजी खाता क्या करते हैं? डेबिट। तो हमें ख्याति का पैसा देना है इसलिए पूंजी खाते को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से ये प्रविष्टि हो जाएगी। ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से, ये आपकी एंट्री है। किस चीज की है? ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन करने का। अब क्या होगा? यदि साझेदार ख्याति की राशि पुराने साझेदार द्वारा निकाल ली जाती है, ठीक, पुराने साझेदार क्या करते हैं? ख्याति का पैसा फर्म से निकाल लेते हैं। तो जब साझेदार ख्याति का पैसा निकालते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं? वो पूंजी खाते डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? पुराने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट, और क्या दे रहा है उनको? अपन रोकड़, तो रोकड़ खाते से। जब पुराने साझेदार ख्याति की राशि फर्म से निकाल लेते हैं इसकी एंट्री क्या होगी? पुराने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से, ये वाली एंट्री कर दी जाएगी। अगला, यदि ख्याति की राशि नगद नहीं लाई जाती। देखो, ख्याति एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसको ख्याति की राशि लाना होती है, ठीक। यदि साझेदार ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ है, पैसा लेना तो है लेकिन वो लाने में कैसा असमर्थ है, तो फिर हम क्या करते हैं? उसकी पूंजी में से ख्याति का पैसा निकाल लिया जाता है। किसमें से निकाल लेते हैं हम? पूंजी में से। तो इसकी एंट्री क्या होती है? पुराने साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। यहां पर हम एंट्री करेंगे, यदि ख्याति की राशि नगद नहीं लाई जाए तो नए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट, सॉरी क्या होगा? नए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट, जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट। तो जो भी नया साझेदार उसका पूंजी खाता डेबिट, और जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। लेते किससे हम? नए साझेदार से, और देते किसको हम? पुराने साझेदारों को। तो एंट्री क्या होगी? नए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट और पुराने साझेदार के पूंजी खाते से, ये एंट्री होगी जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं देता है तब। अगला, यदि आपके पास सवाल में जो चिट्ठा दिया हुआ है उसमें अविभाजित लाभ दिया हुआ है, संचय दिया है, हानि दी है, तो इन सभी को हम पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित कर देते। जब फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के समय अविभाजित लाभ है, संचय दिया है, हानि दी है, तो इन सभी चीजों को हम पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में विभाजित कर देते हैं।
इन चीजों में नए साझेदार का कोई भी हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पुराने साझेदारों की मेहनत का प्रतिफल होता है, इसलिए पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में इन चीजों को बांट दिया जाता है। चलिए, तो यहां पर देखें आपकी इससे संबंधित सवाल हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू।